गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस जूम क्लास में आपको जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अतिरिक्त बंध होता है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है। पीछे 3 केमिकल बॉन्ड्स का डिस्कशन इस यूनिट में कर चुके हैं, जिनसे कि अष्टक पूरा होता था। ये उस अष्टक के अलावा एक अतिरिक्त बॉन्ड है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और जैसा इसके नाम से हमको सुनकर के लगता है कि हाइड्रोजन से बंध का बनना हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता होगा, तो ये सच है। इसमें हाइड्रोजन ही बंध बनाने में भाग लेता है। तो अब ये प्रश्न आया, क्या हर कोई हाइड्रोजन कहीं भी है, क्या वो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखती है? तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। फिर कौन सी हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है या उत्तरदायित्व होती है? तो उसको याद करेंगे। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो या तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, अथवा ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हो, अथवा फ्लोरीन के परमाणु से जुड़ा हो। ये 3 ऐसे तत्व हैं आवर्त सारणी में जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। नंबर 1 फ्लोरीन सबसे पहले नंबर पे आता है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नाइट्रोजन और फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। इन 3 को आप याद कर लीजिए। इन 3 परमाणुओं से जुड़ी हुई हाइड्रोजन में एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो कि किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकती है। ऐसे अतिरिक्त बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं। ध्यान करिए, इसका जो सिंबल है ये डॉटेड लाइन से ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। दोबारा से डेफिनेशन को फिर सुन सकते हैं। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो या तो नाइट्रोजन से अथवा ऑक्सीजन से अथवा फ्लोरीन से जुड़ा होता है, तो उस हाइड्रोजन परमाणु में एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वो अणु के दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से एक अतिरिक्त बंध बना लेता है। उस अतिरिक्त बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है ये, और इसके अंदर दोनों ही परमाणुओं का अष्टक पूरा है। अब एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरा अणु लिया, एक हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड का थर्ड अणु लिया। ये 3 अलग अलग आप जितने चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये हाइड्रोजन जो फ्लोरीन से लगी है, अब इस हाइड्रोजनों में एक ऐसी क्षमता आ गई कि ये दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से एक अतिरिक्त बंध बना लेती है। तो ये बंध यहाँ बनेगा, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से बंध बनाएगी और ये हाइड्रोजन इधर बंध बनाएगी। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये अतिरिक्त बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन से मिलकर के बन रहा है बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने प्रकार का होता है, तो हम बताते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब समझ लो, इन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। किन्हीं भी 2 अणुओं के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बंध को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड के बनने से कुछ भौतिक गुणों पर उसके प्रभाव पड़ता है। तो जिन अणुओं में ये बॉन्ड बनता है वो जल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दूसरा, उनके क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च
हो जाते हैं ये बॉन्ड के पाए जाने से। जरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा प्रॉपर्टीज में आएगा। जल का अणु लेते हैं, जल का अणु का सूत्र होता है H2O। ये जल का अणु है H2O, एक और जल का अणु है H2O, एक और ले सकते हैं आप H2O और ले सकते हैं। तो जल का अणु के मध्य में सबसे प्रबल अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाएंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे, ये हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जल के अणुओं के बीच में जो बॉन्ड बना इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमने कहा ना क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। कारण है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तब ये जल का अणु अलग अलग होगा, फिर और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तब जाकर के उगलेगा, उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। यही कारण है कि इसका अणुभार केवल 18 होता है, 18 और क्वथनांक 100। ठीक है, वो इसी की देन है हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब हम दूसरा देखते हैं इसका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हिंदी में अंता अणु हाइड्रोजन बॉन्ड में, अंता ध्यान करना, और यह है अंतर, अंतर अणु, और ये है अंता अणु। समझ लीजिए, जब एक ही अणु में दो परमाणुओं के मध्य में जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसे हम अंता अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आप कह सकते हो इन विभिन्नता मॉलिक्यूल, एक ही अणु के अंदर बंध बन रहा है तो वो अंता कहलाएगा, दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य बनेगा तो अंतर कहलाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल का हम एक अणु बनाते हैं। देखिए ये बेंजीन ग्रुप है और यहां पर ये हमने फिनॉल लगाया, ये इसकी आर्थो पोजीशन है। नाइट्रो ग्रुप लगाने जा रहे हैं, ये नाइट्रो ग्रुप है NO2। ये अणु अपने आप में कंप्लीट है, इसका नाम हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल। बॉन्डिंग कंप्लीट है। अब ये हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन से जुड़ी थी, इसमें ये क्षमता आ गई कि ये दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से एक अतिरिक्त बॉन्ड बनाएगा। ये देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो ऐसे बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस बॉन्ड के बनने से अणु की जल में विलेयता घट जाती है, इसके होने से विलेयता बढ़ जाती है, इसके होने से विलेयता घट जाती है। कारण अब इसमें जल का अणु नहीं लग सकता क्योंकि ये अणु चीलेट हो गया, एक रिंग बन गए। अब यहाँ जल का अणु नहीं लग सकता, इसलिए विलेयता जल में घट गई। दूसरा, इसका क्वथनांक भी इनकी तुलना में कम होते हैं, तो ये प्रभाव डालता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इसके अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट की बात करें कि क्या प्रभाव डालते हैं ये इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो हाइड्रोजन बंध अभी हमने डिस्कस किया कि मुख्यतः फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। पहला प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसका नाम है फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन बॉन्ड अणु की भौतिक अवस्था को प्रभावित करता है। ये तय करेगा अणु की भौतिक अवस्था कैसी होगी। तो जिन अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वे सामान्यतया द्रव अवस्था में होते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता वो गैस अवस्था में होते हैं, गैसियस। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया उदाहरण HF।
और एक इसी वर्ग का दूसरा यौगिक है HCl। क्वेश्चन आता है कमरे के ताप पर HF द्रव होता है, लिक्विड है ये, जबकि HCl गैस, क्यों? वाई? दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं, एक ही जैसे हैं। HF क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ यौगिक HF कहलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन HF कमरे के ताप पर द्रव होता है और HCl गैस। क्वेश्चन आता है क्यों? दूसरा उदाहरण, अगर हम अगले ग्रुप की बात करें H2O, ये 6 पद की बात है H2O, और यहां पर हम लेते हैं H2S गैस। कमरे के ताप पर H2O एक द्रव होता है, लिक्विड है, दोनों का उत्तर एक ही होगा, और H2S कमरे के ताप पर गैस है, क्यों? तो ये भौतिक अवस्था को डिफरेंट कर रहा है। इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि HF के अंदर केवल अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए अणु बहुत बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो द्रव अवस्था में होगा। गैसीय अवस्था में होने के लिए अणु हल्का होना चाहिए, तभी तो हो सकेगा। यहाँ हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बहुत से अणु जुड़ जाते हैं, इसलिए HF के अंदर अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। यही घटना जल के अणुओं में भी होती है, जल का अणु में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। HCl और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ये देखा आपने, भौतिक अवस्था को इसने प्रभावित किया। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ध्यान कर लो, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जल में, कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जल में आग्रह नहीं होते, ये हम बता चुके हैं सहसंयोजी यौगिकों में। और कार्बनिक यौगिक जितने होते हैं वो सब सहसंयोजी होते हैं। आयनिक यौगिक तो जल में विलय होते हैं, इसलिए आयनिक की बात नहीं कर रहे। कार्बनिक यौगिक जो सहसंयोजक होते हैं वो जल के अंदर आग्रह होते हैं, लेकिन अपवाद ऐसे सहसंयोजक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि नहीं विलय होना चाहिए लेकिन होते हैं। और इसका उदाहरण हम बताते हैं, एल्कोहल ROH, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सहसंयोजक है, फिर भी जल में घुलनशील होता है। अम्ल RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी जल के अंदर शामिल होते हैं। एमीन्स, इनके अंदर भी देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी एमीन्स भी जल के अंदर शामिल होते हैं। हम बताते हैं आपको एल्कोहल। देखिए ये एल्कोहल का सूत्र है OH, ROH, एक एल्कोहल का अणु, ये दूसरे एल्कोहल का अणु, ये तीसरे एल्कोहल का अणु। इन अणुओं के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एल्कोहल के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ये जल के अणुओं के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आप ये जल का अणु बना सकते हो, ये देखिए, ये देखिए H2H। तो ये जल का ऑक्सीजन एल्कोहल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है इसने। इसका ऑक्सीजन जल के इससे बनाया है, ये इसका ऑक्सीजन यहां पर, तो इस प्रकार आप ये देख सकोगे। ऐसे ही इधर आप वाटर लिया एल्कोहल का, ये एल्कोहल वाटर एल्कोहल। अब आप जल लेंगे, ऑक्सीजन जल, ये इसके साथ इस तरीके से एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये जल के अंदर सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। जबकि कार्बनिक यौगिक है, जल में आम्ल होना चाहिए था लेकिन बहुत प्रबल सॉल्युबल होता है। तो विलेयता भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा प्रभावित होती है।
होती है। और लास्ट है बेटा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड क्वथनांक को भी प्रभावित करते हैं। जिन अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनके क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि हमको इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो उच्च ताप पर मिलती है, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर हम बात करें समान अणुभार का, अगर हम एल्कोहल लें और इतने ही अणुभार का कोई दूसरा यौगिक लें तो ये देखा गया कि एल्कोहल का अणुभार बहुत उच्च होता है दूसरे यौगिक की तुलना में, जबकि अणुभार दोनों का समान है। तो उसका अणुभार उच्च क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उसका अणुभार, उसका क्वथनांक उच्च हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा हाइड्रोजन बन रहा, कुछ इसके प्रभाव हमने देखे। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।